अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। आज का दिन तहरीक इंसाफ के लिए अच्छा नहीं रहा। एक तरफ पार्टी अपने इंतखाबी निशान बैट से एक बार फिर महरूम हो चुकी है, तो दूसरी जानिब तौहीन इलेक्शन केस में बानी पीटीआई इमरान खान और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, जबकि लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के केस में पीटीआई के वकील इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज खातिर खा कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके, सबूत पेश ना कर सके। इसी तरह पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ पार्टी इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त मंजूर करके हुक्म इम्तना बैट के खिलाफ जो है वो वापस ले लिया है, जिसके साथ ही तहरीक इंसाफ अपने इंतखाबी निशान और बैरिस्टर गौहर खान पार्टी की चेयरमैनशिप से महरूम हो गए। समाअत के दौरान तहरीक इंसाफ के वकील काजी अनवर ने दलाइल दिए कि 26 दिसंबर का जो ऑर्डर आया है इस पर अभी तक अमल नहीं किया गया। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी नहीं किया। वकील काजी अनवर ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इस्तदा की है कि 26 दिसंबर का ऑर्डर वापस लिया जाए। इलेक्शन कमीशन को 26 दिसंबर के ऑर्डर से क्या मुश्किलात हैं? ये केस 9 तारीख को डिवीजन बेंच ने सुनना है। जब उन्होंने वेबसाइट पर सर्टिफिकेट पब्लिश ही नहीं किया तो उनको मसला क्या है? जस्टिस एजाज खान ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए कि इसका मतलब है कि हुक्म इम्तना से उनको कोई मुश्किल नहीं हुई। आपके दो नुकात हैं कि इलेक्शन कमीशन हुक्म इम्तना वापस लेने के लिए यहाँ नहीं आ सकता। दूसरा ये कि इस ऑर्डर से इलेक्शन के इनेकाद में कोई मुश्किलात नहीं है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने इस मौके पर कहा कि उन्होंने हमारे ऑर्डर पर हुक्म इम्तना लिया है, हमें इसके खिलाफ रिट दायर करने का हक है। उनका केस यहाँ काबिल समाअत ही नहीं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। वकील काजी अनवर ने दलाइल दिए कि इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम करार देने का इख्तियार नहीं है। पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल कर दिया, जिसके मुताबिक पीटीआई जो है उसके पास बैट का निशान नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबी निशान अलॉट करने की आखिरी तारीख 13 जनवरी है। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद बैरिस्टर गौहर ने अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए ऐलान किया कि हम जल्द के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बल्ले का निशान बहाल ना हुआ तो हर उम्मीदवार आजाद इलेक्शन लड़ेगा, अंडर 19 से इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन मैदान नहीं छोड़ेंगे। हम तो कह रहे हमारे कैंडिडेट होंगे, अगर नहीं भी तो अंडर 19 लड़ाएंगे, पर आपसे लड़ाएंगे, जगह आपको खाली नहीं छोड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि पीटीआई से बल्ला लेना, इस लेजिटिमेसी का बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा आपके इलेक्शन का। मैं समझता हूँ कि ये डिसीजन उजलत में दी गई है, लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला इसके खिलाफ आज ही फैसला करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और जितनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करेगी ताकि स्टेबिलिटी भी आ जाए। सुप्रीम कोर्ट अगर हमारा बल्ला बहाल नहीं करती और हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता तो ऑब्वियसली पेन इंडिपेंडेंट की हैसियत यही है कि हर उम्मीदवार को एक अलग से निशान मिलता है। देखो, इससे वोटर भी कंफ्यूज होंगे, डिसएनफ्रेंचाइज भी होंगे। सिस्टम जो भी जीतेगा उसमें डेमोक्रेसी की हार होगी। बल्ला ना मिला तो हर उम्मीदवार आजाद लड़ेगा। आपको याद दिलाते चलें, 22 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देकर इंतखाबी निशान बैट वापस ले लिया था। फिर 26 दिसंबर को पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया था, जिसके बाद 30 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त दायर की थी। 2 जनवरी को पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को बैट के इंतखाबी निशान की बहाली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी थी। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के लेवल प्लेइंग फील्ड केस में चीफ सेक्रेटरी पंजाब, आईजी पंजाब और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी करते हुए तहरीरी जवाब तलब कर लिया। आज समाअत का आगाज हुआ तो पीटीआई के वकील लतीफ खोसा ने दलाइल देते हुए कहा कि पंजाब में तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, कोई खामोश तमाशाई बनकर अपनी आईनी जिम्मेदारियों से मुबर्रा नहीं हो सकता। इस मौके पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि सिर्फ अपने केस पर फोकस करें। आप ये बताएं कि आपने कब इलेक्शन कमीशन में लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने पर शिकायत जमा कराई। लतीफ खोसा ने जवाब दिया कि सूबाई इलेक्शन कमीशन पंजाब ने 24 दिसंबर को चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब को खत लिखा, इसलिए हमें इलेक्शन कमीशन में शिकायत जमा कराने की जरूरत नहीं थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का रिमार्क्स में यह कहना था कि हम कैसे कह दें कि फलां सियासी जमात के उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मंजूर करें और फलां के मुस्तरद कर दें। अदालतें इलेक्शन के लिए हर सियासी जमात के पीछे खड़ी है। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर जिन्हें एतराज है वो इंतखाबी ट्राइब्यूनल से रुजू करें, बात खत्म। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लतीफ खोसा के नाम के साथ सरदार लिखने पर भी भरमी का इजहार करते हुए कहा कि सरदार, नवाब और पीर जैसे अल्फाज अब लिखना बंद कर दें। 1976 के बाद से
सरदारी निज़ाम ख़त्म हो चुका है, या तो पाकिस्तान का आइन चलाएं या फिर सरदारी निज़ाम आइन पाकिस्तान के साथ अब मजाक करना बंद कर दें। लतीफ़ खोसा ने इस मौके पर कहा कि मेरे शनाख्ती कार्ड पर सरदार लिखा है, इसलिए अदालत में भी सरदार लिखा गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा सरदारों नवाबों को छोड़े, अब गुलामी से निकल आए, सरदार लिखकर अपना रुतबा बढ़ाने की कोशिश ना करें। दौरान समाअत चीफ जस्टिस के इस्तिफसार पर तहरीक इंसाफ के वकील लतीफ़ खोसा इलेक्शन कमीशन में की गई शिकायत की कॉपी ना दिखा सके। इस वक्त चीफ जस्टिस और लतीफ़ खोसा के दरमियान क्या मुकालमा हुआ, आप भी देखिए। सवाल सर, इस ऑर्डर के बाद आपकी कंप्लेंट कहाँ है? कंप्लेंट तो यहाँ नहीं लगी हुई, मैंने नहीं लगाई, लेकिन ऑर्डर्स लगाए हैं जो इलेक्शन कमीशन ने पेश की। कमाल है, अगर आप जिस ऑर्डर की कंप्लायंस इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा है वो आपने कंप्लेंट ही नहीं फाइल की। कंप्लेंट नहीं लगी हुई है, लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं पेज 14 से सीपी में, आई डोंट अंडरस्टैंड। If you don't want to file it, don't file it. I can't force you. मैं करता हूँ सर, इनका जवाब भी मुझे इलेक्शन खत्म हो जाएंगे फिर आप आपका सिर्फ। सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ केस की भी बराह रास्त आज समाअत नशर की गई और इस दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि केस को सियासी उखाड़ा ना बनाया जाए, इसमें जाती मसले नहीं सुनेंगे। काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज केस की समाअत की और इस दौरान इत्तेजाज अहसन के वकील शुएब शाहीन ने दलाइल का आगाज करते हुए लापता अफराद से मुतालिक माजी के अदालती फैसलों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि एजेंसियों के किरदार पर फैजाबाद धरना केस में भी तफसील से लिखा गया है। चीफ जस्टिस ने इख्तिसार किया कि फैजाबाद धरना केस से लापता अफराद का क्या ताल्लुक बनता है, जिस पर शुएब शाहीन ने बताया कि लापता अफराद का बराह रास्त जिक्र नहीं, लेकिन एजेंसियों के आईनी किरदार का जिक्र तो मौजूद है। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर कहा कि फैजाबाद धरना फैसले में कानून के मुताबिक एहतजाज के हक की तौसीक की गई है। कुछ दिन पहले मुजाहिरीन को रोका गया था, इस हवाले से बताएं। शुएब शाहीन ने बताया कि अदालत ने सड़कें बंद करने और इमलाक को नुकसान पहुंचाने पर कार्रवाई का कहा था। चीफ जस्टिस ने कहा कि हैरत है आप फैजाबाद धरना केस का हवाला दे रहे हैं, जिस पर शुएब शाहीन ने कहा कि हर इदारा अपनी हुदूद में रहकर काम करता तो ये दिन ना देखने पड़ते, पहले दिन से फैजाबाद धरने फैसले के साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में लिखवाया कि रजिस्ट्रार लापता अफराद कमीशन खालिद नसीम ने कहा कि इस मौके पर के कमीशन ने लोग जो हैं वो बाजियाब कराए हैं। एतजाज अहसन की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के एतराज़ात ख़त्म किए जाते हैं। खुशदिल खान की दरख्वास्त पर भी समाअत हुई। खुशदिल खान की दरख्वास्त पर ज़ाती नोयत का मामला उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने शेख रशीद, सदाकत अब्बासी, उस्मान डार, फरूख हबीब और आजम खान के बारे में केसेस सुनने से इनकार कर दिया। हम इस केस में सिर्फ लापता अफराद को फोकस करेंगे। ये आज वहाँ से सामने आई ये बात। कमीशन 10 रोज़ में तफसीली जवाब दे। अदालत ने केस की आइंदा समाअत 9 जनवरी तक मुलतवी कर दी। ये तो थे सुप्रीम कोर्ट के मामलात। आज अडियाला जेल से भी तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छी खबर नहीं आई, तो इन्हीं इलेक्शन कमीशन केस में बानी पीटीआई इमरान खान और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने मुलजिमान को फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई, जिन्होंने चार्जशीट में लगे इल्जामात से इनकार कर दिया, जिसके बाद केस की मजीद समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। नाज़रीन, इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जनाब शहजाद शौकत साहब और साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कोर दिलशाद साहब। कोर दिलशाद साहब, एक दफा फिर बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है और इंतखाबी मैदान की आज ये सबसे बड़ी खबर है। अब इसके बाद सर आगे क्या होगा? अब 9 तारीख को तो पेशावर हाई कोर्ट फैसला कर देगी, उसके बाद शायद तहरीक इंसाफ इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाए, लेकिन वक्त बड़ी तेजी से हाथ से निकलता जा रहा है। 3 जनवरी ऑलरेडी है, 8-9 दिनों में ये मामला जो है ये वाइंड अप होना है। किस तरफ जाता दिख रहा है आपको ये? देखा जी, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरखास्त देना उसका इस्तेहकाक था इलेक्शन पाकिस्तान में, क्योंकि वो रिस्पोंडेंट नंबर 1 बनाया गया था, उनको पार्टी बनाया गया था इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, तो उसलिए वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नजरसानी की दरखास्त देना लाजमी था, मैंडेटरी था। लेकिन बहरहाल उस पर जो फैसला आ गया और नजरसानी में ये पहली दफा कामयाबी हुई है। आमतौर पर नजरसानी की जो दरखास्त जाती हैं वो अपना पहला फैसला ही बरकरार रखते हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये देखा कि चूंकि सिंगल बेंच ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस नहीं दिया, उनको दलाल नहीं किया, उनके बाद उनके फैसले को नहीं पढ़ा, खुद फैसले में लिखा कि हमने तो इलेक्शन पाकिस्तान के फैसले को पढ़ा ही नहीं, तो ये सारी चीजें जो थी वो नजरसानी में इलेक्शन कमीशन को कामयाबी हो गई। अब ये अबूरी फैसला है, इसके बारे में आप ये समझे कि टेक्निकल बुनियादों पर ये आज इलेक्शन कमीशन को कामयाबी हो गई,
लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि 9 तारीख को जो डिवीजन बेंच जो है, जो उसके बारे में समाअत करेगा सिंगल बेंच के फैसले के बारे में। जो डिवीजन बेंच का फैसला होगा, अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के हक में चला जाता है तो फिर तहरीक इंसाफ को नाकाबिले इख्तिलाफी नुकसान पहुंचेगा। वो इसलिए कि उनके तमाम मेंबर आजाद करार दिए जाएंगे, लेकिन उस फैसले के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाने की गुंजाइश है तो वो जाएगा। लेकिन ये कहना कि हमारे पास वकला ने, जो तहरीक इंसाफ के बड़े दानिशवर वकला हैं, अब तो इंतखाबात में भी हिस्सा ले रहे हैं, कौमी सदर में भी शायद पहुंच जाए 1, 2, 4 तो, लेकिन वो बात ये है कि जनाब तो जब अबूरी फैसला है, 9 जनवरी को डिवीजन बेंच सुन रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में 9 जनवरी के फैसले के बाद जाएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो कहेंगे जनाब 9 जनवरी को तो बाकायदा हियरिंग हो रही है, आप पहले वो जाएं, इसके बाद हमारी तरफ आए। लेकिन बहरहाल उन्होंने एक प्रेशर डालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाने का अंदिया दिया। जा सकते हैं, वकला है वो ज्यादा दानिशमंद लोग हैं, तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन शहजाद शौकत साहब, आपने भी ये ठीक है सर, मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूं। शहजाद शौकत साहब, आपने समाअत देखी, कल भी लाइव चली, आज भी लाइव चली। पेशावर हाई कोर्ट का ये फैसला भी आज जो है हुक्म इम्तनाई वाला, ये भी आपके सामने है। तहरीक इंसाफ का गिला ये है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, लेकिन अदालतें जो हैं ऑब्वियसली इंसाफ के तकाज़ों को, जाहिर बात है उनके जो भी फैसले होंगे हम सबको कबूल करने पड़ते हैं। लेकिन इन 2 दिनों में जो कुछ हुआ, इस पर आप क्या कहिएगा, खुसूसन ये आज का जो तहरीक इंसाफ का जो फैसला आया, बैट जो है वो वापस ले लिया गया इंतखाबी निशान के तौर पर। बैट वापस ले लिया गया, आई थिंक is a statement which is true in some sense, लेकिन असल बात तो ये है कि एक हुक्म इम्तनाई जारी किया था पेशावर हाई कोर्ट के लर्नेड सिंगल जज ने, और आज डिवीजन बेंच ने ये कहते हुए कि हमने इलेक्शन कमीशन को जो कि सुना नहीं था, ये एक एक्स पार्टी ऑर्डर था और हम ये चाहते हैं कि हम इस केस का ही फैसला कर दें। 9 तारीख उन्होंने शायद मुकर्रर फरमा दी हुई है इसमें ऑलरेडी, तो ये कहकर उन्होंने हुक्म इम्तनाई रिकॉल कर लिया। उसकी बुनियादी वजह जो उस फैसले में जो डिवीजन बेंच का है, अगर हम देखें तो ये है कि यही तो फाइनल रिलीफ था तहरीक इंसाफ की पिटीशन में। तो मौजूदा कानून ये है कि जो इंटरिम रिलीफ है वो और फाइनल रिलीफ एक ही वक्त में नहीं दिए जा सकते। तो ये कहते हुए उन्होंने वो ऑर्डर रिकॉल किया है। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा टेम्परेरी सा फेज है। 9 तारीख को इस केस का फैसला हो जाएगा और जो भी करीन इंसाफ होगा वो पेशावर हाई कोर्ट यकीनन करेगी, दे देगी। शहजाद शौकत साहब, आज जो लतीफ खोसा साहब ने कुछ दलाइल दिए, उसमें जब उनसे इस्तिफसार हुआ कि जी ये जो जितनी रिजेक्शंस हुई हैं, आप क्लेम कर रहे हैं कि एक पैटर्न है एक मखसूस सियासी जमात का, तो इसका प्रूफ क्या है, क्या आपका सोर्स क्या है? उन्होंने कहा जी ये सोशल मीडिया है। अब जाहिर बात है उसके बाद कोई खातिर ख्वाह जवाब वो ना दे पाए। क्या इसे मतलब प्रिपरेशन का फुकदान समझा जाए, या जिस तरह पीटीआई एक दावा कर रही है कि जी उनके साथ थोड़ी सी ज्यादा सख्ती हो रही है? देखिए, तैयारी का फुकदान तो खोसा साहब बड़े सीजन वकील हैं, हमेशा तैयार होके जाते हैं, मैं ये नहीं कह सकता उनके बारे में। लेकिन ये सवाल था, ये अगर दावा उन्होंने किया था तो आई एम श्योर कि उनके पास मटेरियल होना चाहिए था इसको जस्टिफाई करने के लिए, वो शायद पेश नहीं कर सके। और ये जो सख्ती का दावा है, मैं समझ रहा हूँ कि रिटर्निंग ऑफिसर्स के ऑर्डर अब अपीलों में चैलेंज हो रहे हैं। ये इसका सोशल मीडिया पर रवेला करने के बजाय अगर लीगल रास्ता लिया जाए तमाम पार्टीज, तमाम फ्री कैन की तरफ से, तो ज्यादा मुनासिब होगा। एक अपील उन्होंने दे रखी है, ट्राइब्यूनल हाई कोर्ट के जजेस मुकर्रर हो गए हुए हैं, उनके बारे में इस किस्म के कोई इल्जाम शायद आयद नहीं किए जा सकते। और अगर किसी केस में कोई रीजन ऑर्डर नहीं है, क्योंकि अभी तक तो हमारे पास रीजन ऑर्डर सामने आ रहे हैं, कोई ना कोई गलती, कोई लकूना नॉमिनेशन फॉर्म में रह गया है, उस पर जीरो टॉलरेंस शायद दिखाई है रिटर्निंग ऑफिसर्स ने, जो नहीं दिखाई जानी चाहिए मेरे ख्याल में। कानून में ये गुंजाइश दी गई है कि अगर कोई गलती हुई है तो उसको दुरुस्त करने के लिए टाइम दिया जाए कैंडिडेट को। ये शिकवा तो शायद इस हद तक बजा है, लेकिन ये
ये कहना कि एक ही पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, आई एम सॉरी, आई कैन नॉट सब्सक्राइब टू दैट। अच्छा, इसमें सर जो काजी फायज ईसा साहब ने भी आज अपने रिमार्क्स में यही कहा कि आप कोर्ट ऑफ लॉ में तो आप जो बात कर रहे हैं उसको आप साबित करें, पॉलिटिकल रेटरिक की तरफ ना जाएं। खुसूसन मिसिंग पर्सनस वाले मामले में शेख रशीद की बात हुई, फिर इमरान रियाज की बात हुई, और ये बार बार कल भी और आज भी ये कहा गया कि एक पॉलिटिकल नैरेटिव को या पॉलिटिकल मामलात के लिए कोर्ट को इस्तेमाल ना किया जाए। सर, पहले भी वकला तो मुख्तलिफ सियासी जमातों में शामिल रहे हैं, लेकिन इज दैट अ प्रॉब्लम कि अगर कोई एक सियासी जमात में एक वकील शामिल है और वो एक प्लीट कर रहा है एक चीज़ को, या आप समझते हैं कि कोर्ट ऑफ लॉ में जो है ये आप बयानिया और इस किस्म के स्लोगन्स और रेटरिक पर नहीं जाते, आपको सिर्फ प्रूफ पर बात करनी है? देखिए, बात यह है कि वकील का जो इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया गया था, इसका बुनियादी मकसद था और अब भी यही है कि आपके मारूजात जो हैं प्रोफेशनली अदालत के सामने रखे जाए, और वकालत में सेंटीमेंट की कोई गुंजाइश नहीं होती, ना पॉलिटिकल रेटोरिक की गुंजाइश होती। और अदालत की जो तकरीम का तकाजा भी यही है कि आप अपना केस एक प्रोफेशनल अंदाज में अदालत के सामने रखें, और अगर आपकी कानून में आपके केस के अंदर गुंजाइश है तो अदालत यकीनन आपको रिलीफ देगी। अब उसमें ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम देखते हैं कि ये एक ओवरऑल एक ट्रेंड बन गया है कि हम तमाम मामलात पॉलिटिकल जो हैं वो पहले अदालतों के सामने रखते हैं और फिर बिला दरेग हम आके उस पर तबसरे करते हैं। जो मैं समझता हूँ कि एक लम्हा फिक्रिया तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए, खासतौर पर बार एसोसिएशन इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बहुत परेशान है, क्योंकि हम हर चीज को पोलिटिसाइज कर रहे हैं और अदालतों का जो एक ट्रू इमेज है वो हम अवाम के सामने नहीं जाने दें। और फायज साहब ने मेरे ख्याल में, चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल दुरुस्त ये पॉइंट आउट किया है कि वकील का काम बिल्कुल ये है कि वो प्रोफेशनली बगैर किसी सियासी पार्टी का केस प्लीड किए बगैर वो अपनी मारूजात जो लीगल हैं उनको अदालत के सामने रखे और उस पर अपने हक में फैसला ले। तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल ये दुरुस्त है, और वकालत का तकाजा भी यही है कि हम तमाम मामलात को पॉलिटिकल एफिलिएशन से बालातर होकर के डील करें। ठीक। और वकला हिस्टोरिकली पॉलिटिकल पार्टीज का हमेशा हिस्सा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी प्रोफेशनल एंगेजमेंट्स पे उसका असर कभी नहीं आने दिया। ये इस बात थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि लाइन क्रॉस हो रही है और इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इसको लाइन क्रॉस हो रही है। शहजाद शौकत साहब, थैंक यू। कोर दिलशाद साहब से दोबारा लाइन बहाल हो गई है। सर, आपसे सवाल था तो दरमियान में ओवर टू यू सर। आप सवाल करें, आप बताएं। जी, मैंने ये कहा सर, ये जो रिमार्क्स वगैरह उस पर शहजाद शौकत साहब से तो तफसीली गुफ्तगू हो गई, लेकिन क्या इस तरह का इंटेंस माहौल जो है इवन इंतखाबात को लेकर कोर्ट्स में भी पैदा हो गया है? मुख्तलिफ रिमार्क्स ऐसे सामने आ रहे हैं, वकला की जानिब से भी बातें की जा रही हैं, ये सब कुछ आपको कैसे लग रहा है? पहले कुछ हुआ था ऐसे इस तरह के मामलात में? नहीं, अब सारे इदारे जो है वो शुद्र बेमार हो गए हैं। सब अपने 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 जाती जो है ना, अपने अंतर की सारी चीजें बाहर निकाल रहे हैं। अब देखा नहीं, पहली दफा ऐसा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, माजी की जो हुक्मरान थे वो ठीक थे, वो गैर जमहूरी तरीके से आए, लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ही उनको नजरिया जरूरत के तहत हुकूमतें करने की इजाजत दी। अब ये भी कह दिया कि आइन में तरमीम कर ले, तो उस वक्त तो कोई चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बोला। अब आप मिसालें दे रहे हैं, ये कैद आजम को भी ये नहल करार दे देते, तो कौन नहल करार दे देता? क्या सुप्रीम कोर्ट नहल करार दे देती? कौन नहल करार दे? क्या जरूरत थी किसी की कि कैद आजम को नहल करार देते? इसकी जरूरत है? ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? आप क्या सुप्रीम कोर्ट का आपने गिरफ्तार नहीं देखा? आपने अयूब खान को 11 साल दिए, याहिया खान को 3 साल दिए, आपने जनरल जिया को 11 साल दिए, मुशर्रफ को 9 साल दिए। किसने दिए? ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिए। तो आप अपना भी देखें ना। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि बेकार बातें हैं। आप अपने आइन और कानून के बारे में बात करें। आप माजी की क्यों बातें दोहरा रहे हैं? जब वो गद्दार थे तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने उनको दिया, हक दिया हुकूमत करने का, वो भी गद्दार थे। उनको गद्दारों का भी नाम ले अपने साथ। ठीक है, ये चले। कोर दिलशाद साहब, ऑब्वियसली ऐसे मामला जब डिस्कस होते हैं तो ये चीज़ें साथ में होती रहती हैं। शहजाद शौकत साहब, ओवर टू यू सर। लेवल प्लेइंग फील्ड वाला जो मामला है,
कितना वजन है आपके ख्याल में? और प्योरली फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू जो मुकदमात चल रहे हैं उसमें ऑब्वियसली एक बड़ा उसूल है कानून का, इंसाफ होता नजर आना चाहिए। इंसाफ होता कम से कम हायर कोर्ट्स में तो नजर आ रहा है। तो ये जो फिर सोशल मीडिया पे एक बयानिया बना दिया जाता है, कल भी कुछ चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स थे, उसके बाद बाकायदा किरदार कशी की कैंपेन उनके खिलाफ शुरू हो गई सोशल मीडिया पर, और शायद आज भी तकरीबन वही हो रहा है। सर ये शाह साहब का गुस्सा शायद गैर जरूरी है। मैं अदब से मैं बहुत उनकी इज्जत करता हूँ, बड़े अल्लाह अफसर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के। लेकिन एक बात जरा ध्यान में रखिए कि ये जब जजेस कमेंट कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द हियरिंग, ये कोई हतमी वो फैसला नहीं कर रहे होते, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए बात बातें करते हैं। और उन बातों का मतलब सिर्फ ये होता है कि वकला से उन्होंने रिस्पॉन्स लेनी होती। और दूसरा बहुत बाहरी सारे सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। बात यह है कि ये जब टिकट चलते हैं तो दे डू नॉट रिफ्लेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट दैट वाज मेड इन कोर्ट। ठीक, अब जैसे ये बात ये है कि उन्होंने मैं उस हेयरिंग में पर्सनली मौजूद कल हुई है, और चीफ जस्टिस साहब का जो कॉन्टेक्स्ट है इस सारी गुफ्तगू का वो शायद बयान नहीं किया जा रहा। कॉन्टेक्स्ट ये था कि चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि 1973 के आइन की ओरिजिनल जो कंडीशन उसमें आर्टिकल 62 का शक्ल, और उनको बताया गया कि आर्टिकल 62 जब 1973 में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने बनाया तो उस वक्त उसमें सिर्फ 4 शेडें थी, और ये तमाम दीगर मामला थे जो लायनहल हैं हमारे मुताबिक, इंक्लूडिंग आर्टिकल 62(1)(f। ये तमाम 1985 के जो कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर था जी, वो उसके तहत साहब ने ये जारी फरमाए। उस पर एक उन्होंने कमेंट दिया कि ज़ियाउल हक साहब का अपना जो था कि वेदर ही वाज इन्वॉल्व्ड इन ब्रिंगिंग अबाउट अ कू इन दिस कंट्री एंड थ्रोइंग आउट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वो आर्टिकल 62 के पैरामीटर में आता था या नहीं आता था। दिस वाज जस्ट अ पासिंग रिमार्क। अब इसकी बेसिस पर जो सोशल मीडिया में एक तूफान खड़ा हुआ है, और ये एक रूटीन बन गई है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट जब भी कुछ कहती है उसको मरोड़ तरोड़ के तमाम सोशल मीडिया पे जो है वो डिस्प्ले किया जा रहा है। हालांकि एक पेंडिंग केस के ऊपर कमेंट करना इज नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। और मेरे ख्याल में मीडिया को भी उस पर थोड़ी सी एहतियात से आप बात कर रहे हैं। वी आर जस्ट डिस्कसिंग द इम्पैक्ट ऑफ द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विच इज परमिसिबल। लेकिन अगर हम सुप्रीम कोर्ट के फैसला करने की इस्तात के ऊपर सवाल उठा दें इस वक्त, तो मेरे ख्याल में ये बड़ी एक नामुनासिब बात है और इस ट्रेंड को रुकना चाहिए। सही बात है। चलें, की जहाँ तक बात कर रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड बड़ा आसान है, ये 4 इंग्लिश के लफ्ज हैं, आप कहते रहे। सवाल ये है कि इसको जस्टिफाई करने के लिए बराए मेहरबानी कोई फैक्ट्स आप रखें। आई नो द करंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान विल ऑब्वियसली इंटरफेयर, लेकिन अगर सिर्फ आपने गुफ्तगू ही करनी है और बार बार ये कहना है कि मैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और उसको जस्टिफाई किसी फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ नहीं करना, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कर सकती है? क्या कर सकती है? शहजाद शौकत साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जनाब कुंवर दिलशाद साहब भी हमारे साथ मौजूद। ब्रेक के बाद अहमद बिलाल महबूब साहब से गुफ्तगू जारी है। वेलकम बैक राज़ीन। मारूफ कॉलमिस्ट और पिल्डेट के सरबरा अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक से पहले बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई कि पीटीआई से बल्ले का निशान जो है वो एक दफ़ा फिर वापस चला गया है। पॉसिबिलिटी क्या है? अब तो 9 तारीख को, जिस तरह हमने डिस्कशन ऑलरेडी की, पेशावर हाई कोर्ट फैसला कर लेगा और उसके बाद फिर पीटीआई इसको चैलेंज कर सकती है सुप्रीम कोर्ट में। अहमद बिलाल महबूब साहब बहुत शुक्रिया। सर, ये तहरीक इंसाफ तो कह रही है हमें कॉर्नर किया जा रहा है, बिल्कुल साइडलाइन किया जा रहा है, हमारे जो कागजात हैं वो मुस्तरद किए गए हैं इन लार्ज नंबर और एक पैटर्न उसमें है, दूसरा हमारा निशान हमसे वापस लिया जा रहा है। अब ये निशान वाला मामला जो है ये तो अदालतों में मामला चल रहे हैं और अदालतों में जिस तरह आज भी सबूत वगैरह मांगे गए, प्रूफ्स मांगे गए, वो कोई ज़्यादा पेश करने में कामयाब नहीं हुए तहरीक इंसाफ के जो वकला थे। आप कैसे असेस कर रहे हैं सारी सिचुएशन को? बहुत शुक्रिया
आदिल देखें, आज सुप्रीम कोर्ट की जो समाअत थी और इससे पिछली भी जो समाअतें थी, उसके अंदर एक बार बार चीफ जस्टिस की तरफ से रिमार्क आया कि मेहरबानी फरमा के आप अपने दलाइल को कानून और आइन की रोशनी में पेश करें, सियासी तकरीरें ना करें, सियासी स्टेटमेंट ना दें। और अनफॉर्चुनेटली पीटीआई की अब तक की हिकमत अमली ये रही है, उसके वकील मेहनत नहीं करते अपना आर्ग्यूमेंट फार्मूलेट करने में, चूँकि अब वो पार्ट टाइम सियासतदान भी हैं, तो वो सियासी बयानात देते हैं जिससे पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है। आज यानी जो अब बातें हो रही है लेवल प्लेइंग फील्ड की, तो उसके सबूत में वो सोशल मीडिया और मीडिया की रिकॉर्डेड सीडी पेश कर रहे हैं बतौर सबूत के। अब इतने सीनियर वकला मोहतरम अगर ये काम करेंगे और उनके पास कोई स्टेटिस्टिक्स नहीं है कि हमारे कितने लोगों ने नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराने आए थे, कितनों के रिजेक्ट हो गए, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि बड़ी ज्यादती हुई। तो पहली बात तो ये है कि उनको अपनी जो केस है उसको कानूनी और आईनी अगर उन्होंने कोर्ट में पेश करना है, लेकिन अगर उन्होंने पब्लिक के सामने अपना केस पेश करना है तो फिर ठीक है, फिर जो सियासी तौर पे मुनासिब है वही करें। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि ये जो उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए थे वो बहुत जल्दबाजी में करा दिए। 20 दिन थे उनके पास, लेकिन उन्होंने 6 दिन के अंदर ये इलेक्शन करवा दिए और उसके लिए वो तमाम एहतियातें जिनको मलहूज़ खातिर रखना चाहिए था वो नहीं रखा। उसके नतीजे में ये इलेक्शंस अनफॉर्चुनेटली थोड़े से फ्लॉड इलेक्शन है और उस पर एतराज़ का मौका मिल गया इलेक्शन कमीशन को। हालांकि एक दफ़ा एतराज़ हो चुका था तो उनको एहतियात से काम लेना चाहिए था, वो नहीं लिया। तो इसलिए अब ये जब ये पेश होगा सुप्रीम कोर्ट के सामने अल्टीमेटली, तो कानूनी नकात पे बात होगी। मैं जो थोड़ी बहुत समझ है वो तो ये है कि इलेक्शंस एक्ट की जो सेक्शन 215 है उसकी झैली शिक 4 और 5, उसमें इलेक्शन कमीशन के पास ये वाज़े तौर पे इख्तियार है कि अब वो कोई पार्टी अगर अपने दाखिली इंतखाबात सेटिस्फैक्ट्री तौर पे ना कराए तो फिर उनका सिंबल विड्रॉ किया जा सकता है। ये इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है, ये लिखा हुआ है। अब इसकी तशरीह कैसे होती है? अहमद बिलाल साहब, जो आप फरमा रहे हैं, जो आप फरमा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है और फ्लॉड इलेक्शंस थे, तो इसका मतलब कि अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा तो ऑब्वियसली वो मेरिट पे डिसाइड होगा। तो पीटीआई सीम्स टू बी इन ट्रबल देन व्हेन इट कम्स टू जो उनका इंतखाबी निशान है। अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल ऐसे ही है, क्योंकि जब उन्होंने इलेक्शन कराए थे मैंने उसी वक्त भी कहा था कि इतनी जल्दी में इलेक्शन कराने की क्या ज़रूरत थी। 20 दिन मौजूद थे, आप तैयारी करके करते को मौका ना देते इतराज़ का। लेकिन मैं खैर जिन लोगों ने भी ये प्लान किया वो खैर खाही नहीं की, उन्होंने बहुत जल्दबाजी में किया, पता नहीं क्यों किया। लेकिन अब जाहिर है आपको तो कंपेयर करेंगे ना आपके अपने कॉन्स्टिट्यूशन से, और पीटीआई का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत डिटेल में है, बहुत इलेबोरेट है कि किस तरह से इलेक्शन होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे अपॉइंट होगा, कौन अपॉइंट करेगा, कौन उसे हटाएगा, उसका टर्म कितनी होगी, और वो सिर्फ कमिश्नर नहीं होगा, वो पूरा कमीशन होगा। दूसरी पार्टियां इस किस्म की तफसीलात नहीं देती, तो इसलिए उनको बहुत आसानी से वो निकल जाती हैं। क्योंकि इन्होंने बहुत तफसीलात दे रखी हैं तो उन तफसीलात के ऊपर इनको जज किया जाता है और वहां प्रॉब्लम होती है। अच्छा सर, आखिर में मुख्तसरन ये भी बताएगा, ये जो 2 दिन समाअत हुई, इसमें बड़े सीनियर वकला ऐसा लगा कि शायद उनकी तैयारी पूरी नहीं है, लेकिन दूसरी जानिब दावा ये किया जा रहा है कि यार तैयारी तो थी लेकिन ज़्यादा सख्ती की जा रही है। आपको क्या लग रहा है? क्योंकि चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ एक बाकायदा कैंपेन से शुरू हो गई है कल से। देखिए, ये जो ओपन कोर्ट है, यानी चूंकि टेलीवाइज्ड है, तो बहुत आसान है इसके बारे में राय कायम करना लोगों के लिए। तो मैं तो इसको देखता रहा हूँ कल भी और आज भी मोस्ट ऑफ द टाइम। और उससे पहले आपको याद है जो पहले सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस एक्ट के ऊपर हुई थी ओपन कोर्ट में, उस वक्त भी बहुत सीनियर वकला जो थे वो एक्सपोज हुए थे कि वो तैयारी करके नहीं आए हुए थे और वो आए बाएं शाएं कर रहे थे। तो यहाँ पे भी मेरे ख्याल में प्रोफेशनल वकला जो हैं
अब उनको चूंकि सियासत में आने का शौक हो गया है, वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, उनको सियासत भी करनी है, पार्टी के ऑफिस बेरर्स भी हैं, तो उसके नतीजे में वो इंसाफ नहीं कर पा रहे मेरे ख्याल में कानून के तौर पे और अपने पेशे के साथ। मुझे तो ऐसा इंप्रेशन लगा, उनकी तैयारी बिल्कुल नामुकम्मल लगी मुझे। उसके मुकाबले में जो एक दो वकील दूसरे आए, जो कि दूसरे लोगों के वकील थे, वो प्रोफेशनल वकील थे, उनकी एक एक चीज के अंदर बड़ी नपातुला आर्गुमेंट था, तो मुझे फर्क बड़ा वाज़े नजर आया। मेरे ख्याल में पीटीआई के साथ खैर ख्वाही नहीं है। वो जैसे वो उन्होंने सलमान भट्ट साहब को रखा था बतौर वकील, वो प्रोफेशनल वकील हैं, इसी तरह के वकील अगर रखे जाएंगे तो वो तो कर लेंगे, लेकिन पार्ट टाइम सियासतदान वकला वो शायद इस सुप्रीम कोर्ट के सामने उनका विदस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अहमद बिलाल महबूब साहब 10 तजिया भी करते हैं और बड़े अच्छे प्रोफेशनल हैं। तजिया जो उन्होंने आपके सामने रखा उसके ऊपर क्या बात की जा सकती है? नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपको लाहौर और पेशावर लिए चलेंगे और सियासी हालात जानने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। आम इंतखाबात में अब 5 हफ्ते रह चुके हैं, सियासी गहमा गहमी बढ़ती जा रही है, लेकिन आज इंतखाबी मैदान की सबसे बड़ी खबर यही रही कि तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान एक दफ़ा फिर छिन गया और शायद पीटीआई के उम्मीदवारों को अब आज़ाद हैसियत में इंतखाबात लड़ना पड़े। ऑल्दो अभी हाई कोर्ट का फैसला होना है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी खुला है, लेकिन पीटीआई की जानिब से ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि बड़ी तादाद में उनके उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जा रहे हैं। ये एक पैटर्न है, बाकायदा हमें इलेक्शन से आउट करवाया जा रहा है और ये सब कुछ किसी सोचे समझे मंसूबे के तहत हो रहा है। इस मामले पर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। साथ में खैबर पुख्तूनख्वा में मौलाना फजल रहमान पर हमले की खबर जो है वो आई, लेकिन वो फिर बाद में पता चला कि वो अपने घर में मौजूद थे, लेकिन उनके करीब ही फायरिंग वगैरह हुई। उसके बाद बाजावड़ में आज अटैक हुआ, सूबाई असम्बली के JUI के उम्मीदवार हैं उन पर, और मोहसिन दावड़ साबिक MNA हैं, अपनी जमात के वो सरबराह हैं, इलेक्शन भी लड़ रहे हैं वजीरिस्तान से, उन पर आज उनकी गाड़ी पर भी फायरिंग की गई। और JUI एक दफ़ा फिर ये मुतालबा कर रही है कि जनाब चूंकि उनकी क़यादत को ख़तरात हैं तो थोड़ा सा देख लें कि इलेक्शन जो हैं अगर वो पोस्टपोन हो सकते हैं। साथ में आपको ये बताते चले कि एमल वली साहब को भी बाकायदा थ्रेट्स हैं। असद महमूद साहब जो मौलाना फजल रहमान के साहबजादे हैं, उनको भी थ्रेट हैं। लेकिन इसके साथ साथ KP की जो सियासत है वो भी डिस्कस करेंगे कि बल्ला अब आउट हो गया है तो इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं। और लाहौर आपको लिए चलेंगे, लाहौर से बात करेंगे नून लीग के अंदर जो इख्तिलाफात हैं टिकट्स के, ये कितना सिग्निफिकेंट मामला है। और जरदारी साहब जो है वो CEC की मीटिंग पीपल्स पार्टी के आज हुई। पीपल्स पार्टी क्या जड़ें पकड़ सकती है PTI की एब्सेंस में, बैट की एब्सेंस में? तो आज बड़े सीनियर सीजन्ड सहाफ़ी हमारे हैं। रईस अंसारी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लाहौर के सीनियर सहाफ़ी हैं। महमूद जान बाबर साहब अगेन कॉलमिस्ट भी हैं और काफ़ी इंटरनेशनल इदारों से भी वाबस्ता रहे हैं। महमूद जान बाबर साहब, आपसे आगाज़ करेंगे। एक ये फैसला एक्सपेक्टेड था नहीं था उस पर तो बाद में आएंगे, लेकिन बैट का ना होना ये किस तरह की इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं पॉलिटिकली PTI के लिए भी और इंतखाबी एनवायरनमेंट के लिए भी, अगर हम KP की बात करें तो? जी बहुत शुक्रिया आदिल। एक बात तो आप और हमें याद रखनी होगी कि जब तलवार लिया गया पीपल्स पार्टी से चीर दिया गया तो उस वक्त के हालात बिल्कुल डिफरेंट थे। पीपल्स पार्टी का जो वोटर था वो बिल्कुल ही एक खुले मैदान में रह गया तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन अब का माहौल थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप किसी से बल्ला ले भी लेते हैं तो उसके बाद जो सोशल मीडिया है तो उसके जरिए फिर एक्सेस हो रहा है लोगों को। यहाँ पे एक इलेक्शन हुआ था तहसील का, मतरा का, जो आखिर में 9 मई के बाद PTI ने वो जीता था। तो उसमें जो उन्होंने जो तरीकेकार इस्तेमाल किया था उसमें इन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। तो टेक्नोलॉजी अब भी मेरे ख्याल में इस्तेमाल की जा सकती है। मुख्तलिफ फर्म्स की इन्होंने खिदमात हासिल की थी और उसमें हर उस बंदे तक पहुंचाया गया था जिसने फ्री इलाज किया था इनके दौर में, या उन्होंने BRT में सफर किया था, या उन्हें एहसास प्रोग्राम के जरिए कुछ मिला था। तो वो उस तरीके से इसको कवर तो किया जा सकेगा। आल्दो ये 100% मुमकिन नहीं होगा, लेकिन
ये एक तरीका है इनके, जो अभी नए सोशल मीडिया का जो ये दौर है, तो इसमें ये तो हो सकता है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें, बिल्कुल ही अगर आप बल्ले को हटा देते हैं और लोगों की उस तक एक्सेस नहीं, तो आम आदमी की यहाँ पे जो तालीम का रेशो है वो भी आपको मालूम है, वो इंतखाबी निशान से लोगों को जानता है। मैं 2-3 दिनों से मुख्तलिफ अजला में आ जाता हूँ और वहाँ पे लोगों से बात होती है, तो उनको इंतखाबी निशान तो याद रहता है, उनको पार्टी का नाम भी याद नहीं रहता। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, कल भी मैं नौशहरा में एक प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा था, तो मैंने एक बंदे से पूछा किसे वोट दोगे, उसने कहा लालटेन को वोट दूंगा। मैंने कहा लालटेन किसके, उसने कहा ये तो नहीं मालूम, लेकिन मैं लालटेन को वोट दूंगा। तो बात यह है कि ये जो इंतखाबी निशान होता है, इसके साथ लोगों की अटैचमेंट बहुत होती है। लेकिन अगर ये नहीं होता और आजाद हैसियत में यही उम्मीदवार आते हैं, इनके निशानात डिफरेंट होंगे, तो मुश्किलात पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के लिए बनेंगी। बाकी पार्टियां भी इसका फायदा लेने की कोशिश कर रही हैं। आप देखें कि हमदर्दी में भी बयानात आ रहे हैं, तहरीक इंसाफ के लोगों की हमदर्दियां लेने के लिए पीपल्स पार्टी की तरफ से भी बयान आया है, जमात इस्लामी के लोग भी उनके साथ हमदर्दी कर रहे हैं। मुख्तलिफ जमातों के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि इनको मौका मिलना चाहिए। तो इसका एक वाज़ेह मतलब है कि वो किसी भी तरीके से उस वोटर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो ये माहौल जो बनेगा, तो ये माहौल तहरीक इंसाफ के लिए तो अच्छा नहीं होगा। जी ठीक। रईस अंसारी साहब, पंजाब की पॉलिटिक्स ऑब्वियसली बहुत ही मैटर करती है। सबसे ज्यादा नशिस्तें जो जमात उठाएगी पंजाब से वही यहाँ पर मसनद संभालेगी, वजारत उज़्मा संभालेगी इस्लामाबाद में। पीपल्स पार्टी इस वक्त क्या सिचुएशन है वहां पर, क्या कोई ग्राउंड बना पा रही है? बिलावल साहब लड़ रहे हैं लाहौर से, और सबसे जो अहम सवाल है वो ये है कि नून लीग की जो टिकट्स वाला मामला है ये कितना सीरियस है, और क्योंकि अयाज सादिक साहब वर्सेस जो उनके दूसरे बड़े अहम रहनुमा हैं लाहौर से, ये मामला कितना सीरियस इसको लिया जाए? आदिल साहब, मैं आपको जरा सा थोड़ा सा महमूद जान की बात को आगे बढ़ा के बताता हूँ आपको। मैं जो आपने बैट की बात की है कि मुझे तो मुमकिन नज़र नहीं आता कि अब बैट का निशान उन्हें मिल पाएगा। अगर ये हाई कोर्ट से चलेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट में मेरा ख्याल है कि हाई कोर्ट के फैसला बहाल रहेगा। लेकिन जो एक मैं राय कह ले, मैं एक प्रिडिक्ट करना चाह रहा हूँ कि जब ये दोबारा तहरीक इंसाफ के लोग अपने आज़ाद उम्मीदवार, किसी का कोई निशान होगा, किसी का कोई निशान होगा, जब ये आएंगे तो एक एक हल्के में 4-4 लोग खड़े हो जाएंगे। हर बंदा कहेगा जी मैं तहरीक इंसाफ का हूँ, मैं तहरीक इंसाफ का हूँ। 2-3 ऐसे भी होंगे जो बीच में खड़े कर दिए जाएंगे तहरीक इंसाफ के लिए कि मैं, और ऐसे वोट ये कहते हैं तितर बितर वोट, ये तितर बितर हो जाएंगे। क्योंकि एक निशान जो होता है ना, जो पार्टी का निशान है, अगर निशान पे चलें तो सबको पता है ये इन्हीं का निशान है। अगर निशान कोई ना हुआ तो एक एक हल्के में एक तो तहरीक इंसाफ अपना बंदा खड़ा करेगी, लेकिन 2-3 वैसे भी खड़े हो जाएंगे और उनको किसी ने कुछ कहना भी नहीं है, वो भी कहेंगे हम भी तहरीक इंसाफ के हैं। तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इनमें है कौन सा। जो बात आपकी रही पंजाब के लाहौर के हवाले से, तो देखें लाहौर में मैं कहना ये चाहूँगा कि पंजाब में कि जो है ये बहुत अहम है, क्योंकि कौमी असम्बली की जो सीटें हैं आधी से ज़्यादा पंजाब में हैं। पंजाब बड़ा सूबा है, ज़्यादा आबादी है, तो यहाँ पर तो अगर कोई इलेक्शन है तो सिर्फ एक ही पार्टी है, वो नून लीग, दूसरी पार्टी कोई नहीं है। और नून लीग भी जो है, लेकिन वो बज़ाहिर तो बिल्कुल फ्री एंड फेयर अपनी कैंपेन फ्री एंड फेयर कर रही है, लेकिन उसको अपने तौर पे भी बहुत मुश्किलात हैं। पहली मुश्किलात तो ये है कि जिस तरह आईपीपी बनाई गई थी वो उसको उनकी सीट एडजस्टमेंट का मामला है, और उसमें जो है आपके सामने मीटिंग होती नहीं, ये अयाज सादिक, साद रफीक, ओन चौधरी वगैरह की, और बाद में भी होती नहीं। और 2 रोज़ पहले आपको मैं बताऊं कि ओन चौधरी और जहांगीर तरीन शहबाज शरीफ से भी मिले हैं 2 रोज़ पहले रात को। तो ये अल्टीमेटली क्यों मिल रहे हैं, उनके कोई रिश्तेदार तो है नहीं है, तो वो सीट एडजस्टमेंट चल रही है। और जहाँ तक हमारे ज़राए कहते हैं लाहौर में एक सीट तो अलीम खान को शायद दे दें वो, और ओन चौधरी को सूबाई 163 की सीट दे दें जो उनके भाई ने 2018 में इलेक्शन लड़ा था, अमीन चौधरी ने। तो एक बड़ी ये अहम है, इसलिए अहम है कि इसमें लाहौर की वो सीटें, वो जीती हुई सीटें नून लीग की जब किसी पार्टी के हवाले कर दी जाती हैं, फिर वो अपनी अगर जीत जाएंगे तो उनकी पॉलिसी चलेगी। ये हलाक नहीं होता, सीट चलेगी आपके पास से। और इसका जो पार्लियामानी बोर्ड है उसमें बड़ा शोर उठा, बड़े आवाज़ उठी थी कि क्यों भाई हम क्यों सीटें दें, लेकिन बहरहाल वो दबाव में है। अब देखते हैं कि बेल मुंडे चढ़ती है या नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि दे देंगे। जबकि आईपीपी वाले को बहुत यकीन है कि अब तो 13-14 सीटें ले जाएंगे। अगर 13-14 सीटें 7 भी ले जाएं, 6 भी ले जाएं,
तो नून लीग के पल्ले क्या रहा, उनका तो अपना वजूद खतरे में आ जाएगा। महमूद जान बाबर साहब और रईस अंसारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद ये इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। लाहौर के सीनियर सहाफ़ी जनाब रईस अंसारी साहब और पेशावर के सीनियर सहाफ़ी जनाब महमूद जान बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद जान साहब, जो अंसारी साहब ने बात की बड़ी अहम कि जी अगर निशान नहीं रहता तो 3-4 आज़ाद उम्मीदवार आएंगे, सारे क्लेम करेंगे हम पीटीआई से हैं। अब इसमें एक और एंगल है, और आप चूंकि केपी के इलेक्शंस को बड़ा करीब से आपने देखा है, उसमें पैसा भी ठीक ठाक इस्तेमाल होता है। तो अगर पीटीआई के उम्मीदवार नहीं आते, 3-4 आज़ाद आ जाते हैं, सारे क्लेम करते हैं, ऐसे में तो फिर ये पैसों वाला मामला भी बड़ा चलेगा। मेरा दादी ख्याल यह है कि पैसे तो अब बहुत इस्तेमाल होंगे। और दूसरी बात यह है कि जहां तक मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है उसमें लोगों को और पार्टी वर्कर्स को तो वो किसी ना किसी तरीके से पहुंची जाएगी ये बात कि हमारा उम्मीदवार ये है और ये जो बाकी खड़े हैं 3-4 ये हमारे नहीं हैं। वो तो यहाँ तक तो मुमकिन है, लेकिन आम आवाम को कौन समझाएगा। वोट इस तरीके से तकसीम जरूर होगा और ये 3-4 उम्मीदवार नहीं होंगे। फिर यहाँ से अगर होगा तो यहाँ से बहुत सारे उम्मीदवार होंगे, और अगर वो आजाद हैसियत में आएंगे और अगर वो इलेक्शन अवाम को कन्विंस करके वोट हासिल कर लेते हैं और वो इलेक्शन जीत जाते हैं, तो उस वक्त सूरत हाल मजीद एक खतरनाक सूरत की तरफ चली जाएगी। तो उसकी वजह यह है कि जो रियासत का मूड है वो आपको इस वक्त अंदाजा हो रहा है कि इस वक्त हाई कोर्ट है, उसके बाहर पुलिस मौजूद है, उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो रहे हैं। उनके हवाले से इस वक्त जो रियासत का जो मूड है वो सबको मालूम है। तो अगर वो जीत के आते हैं और अगर वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं भी होते, वो फिर भी एक बड़ी तादाद में आते हैं, तो इससे फर्क ये पड़ेगा कि जो आइंदा के 5 साल होंगे वो इस सूबे में मुसलसल कन्फ्रंटेशन के होंगे। जिसकी भी हुकूमत होगी, ये जो लोग जीत के आए होंगे ये मुसलसल उस हुकूमत के साथ कन्फ्रंट कर रहे होंगे। और अगर बफर्ज महाल अगर ये किसी जगह जाके हुकूमत बनाने की भी पोजीशन में आ गए, तो फिर एक विफाक के साथ इनके अमल कैसे चलेगा, जो यहाँ पे जो इदारे हैं उनके साथ इनका जो बाहमी कोऑर्डिनेशन है वो कैसे चलेगी। तो ये एक मुश्किल सूरत हाल है। मैं नहीं समझ रहा कि केपी में आगे क्या होने जा रहा है, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ आजाद हैसियतों में लड़के आती हैं और आजाद मजीद भी आते हैं, तो फिर आइंदा वाला जो एक तस्वीर जो सामने आ रही है वो एक मलगूबा ही है। मैं कोई वाज़ेह किसी पार्टी की हुकूमत यहाँ पे नहीं देख रहा, और यही इस सूबे की मुश्किलात का आगाज होगा। जी ठीक है। अच्छा अंसारी साहब, पंजाब में इस वक्त एक तो आपने कहा कि सिर्फ एक ही जमात नजर आ रही है जो कि नून लीग है, जो अपनी कैंपेन वगैरह और सारी चीजें कर रही है। ये हम कह सकते हैं कि पीटीआई के जो कारकुनान, ऑब्वियसली जो रहनुमा हैं, कोई रोपोश हैं, कोई पार्टी छोड़ गया है, तो इलेक्शन लड़ेगा कौन? क्योंकि वो तो क्लेम ये कर रहे हैं कि हमारे 70-80% तो हमारे रहनुमाओं के कागजात ही उन्होंने रिजेक्ट करवा दिए। दुरुस्त कहा आपने, वो उन्होंने जब कागज जमा कराए थे, कुछ तो रूबोश हैं, कुछ नॉन लोग थे, लेकिन उनमें उन्होंने सेकंड और थर्ड ईयर में भी जमा कराए हुए हैं कागज। उन्होंने, उनकी कामयाबी यही रही कि उन्होंने बहुत मुकम्मल कागजात जमा कराए हैं। लेकिन बात वहीं आएगी कि जब किसी को अगर वो फर्स्ट ईयर वाला नहीं लड़ सकेगा, सेकंड को शो करेंगे, तो जो मुश्किलात अब आ रही हैं उनके उम्मीदवारों के साथ फिर उसके साथ आनी शुरू हो जाएंगी, और फिर 2-3 ऐसे खड़े हो जाएंगे। और दूसरी बात आदिल साहब आपने जो पहले की थी वो मुकम्मल नहीं हो सकी। जो आपने मुस्लिम लीग नून की बात की थी, उनके जो अपने अंदर के भी मसले हैं, अंडरस्टूड है, वो होते हैं, जिस तरह घरों में होते हैं, पार्टी में भी होते हैं। तो एयाज सादिक और रोहेल असगर का मसला लाहौर में चल रहा है, और वो लेकिन एयाज सादिक को उनके 12 हल्के के जो NA 121 है उसके 12 चेयरमैनों ने उनकी हमायत कर दी हुई है। फिर उम्मीद है कि शायद एयाज सादिक जीत पाए, और जो रोहेल असगर हैं उनको शायद उनके बेटे को टिकट दे के उनको कहा जाए कि आप ये ठहरें, आपको सेनेट में ले जाएंगे, ऐसा हो सकता है। दूसरा जो मसला है उनका, ये तलाल चौधरी का बड़ा अहम मसला है, जो उनका NA 96 से जड़ा वाला। वहाँ नवाब शेर वसीर है जो मुनर्रफ था पीटीआई का, उसको उनको वादा किया था शहबाज शरीफ वगैरह के टिकट दिया जाएगा, तो अल्टीमेटली उसको राना सनाउल्लाह शहबाज शरीफ कहते देना चाहिए, वादा किया। लेकिन दूसरी तरफ परवेज रशीद और मरीम नवाज हैं जो तलाल चौधरी की सपोर्ट में हैं। और तीसरा आपको एहसन इकबाल का बड़ा इशू है दानियाल अजीज़ के साथ, क्योंकि एहसन इकबाल चाहते थे कि अपने बेटे को वहाँ टिकट दे PP 54 में जो दानियाल अजीज़ के नीचे आता है। दानियाल अजीज़ चाहता था उनके अपने एक वर्कर को टिकट देना नून लीग के, अवैस कासिम है, लेकिन एहसन इकबाल ही कहता है कि वो 2 बार जो है ना वफादारी चेंज की, और एहसन इकबाल ने वहाँ PP में अपने कागज जमा करा दिए। लामअला पार्टी का सेक्रेटरी जनरल है, वो भी फट रहा है।
तो ये कुछ सीटों के तो फटे रहते हैं। देखें ये जो इंटरव्यूज होते हैं ना इलेक्शन के पार्टीज, ये सिर्फ आई वॉश होता है। 96% को सबको पता है कि हमें टिकट किसने देनी है, उस आपको भी पता होता है, हमें भी पता होता है। चले रईस अंसारी साहब, महमूद जान बाबर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और इन इलेक्शंस के दौरान और उससे पहले जो है आपसे प्रोग्राम में बातचीत होती रहेगी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।